हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग आए दोबारा से। Recording in progress. ये अब हम तीसरी क्लास करने लगे हैं स्टार्ट, जिसके अंदर अब हम क्या हो रहा है, जिसके अंदर अब हम सात नंबर 1 पे, मैं सेंटर में चली गई। अच्छा साथ साहब नीचे आ जाओ, ऊपर फ्रंट पे गए हुए हो। अच्छा खैर, बात कर लेते हैं। अब हम पेपर टेक्निक्स के हवाले से बात कर रहे थे जी, ठीक है। अब हम पेपर टेक्निक्स के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें से आ गया है पेपर लिखने का ऐसा स्टाइल क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिल जाए। इम्प्रेशन अच्छा डालना है। अच्छा एक बात पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आती कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती कि पेपर आपका रिटर्न में है, ओरल आपका पेपर नहीं है। एफिशिएंसी जाननी है ना, मेरे साथ किसी टीचर के साथ, या कोई टीचर आपको एफिशिएंसी झाड़ के बता रहा है कि ये कर लो, तो उसको पहले सिंपल एंड स्ट्रेट अल्फाज में कहना, मैम पेपर रिटर्न है, पहले पेपर लिखना सिखा दो हमें। हम बुक भी पढ़ लेंगे, हम नेट से भी पढ़ लेंगे, हम किसी के नोट्स परचेज करके भी बुक पढ़ लेंगे, हम वॉइस में भी सुन लेंगे, लेकिन मैम पहला सवाल हमारा ये है कि पेपर लिखना कैसे है, पेपर में क्या स्टाइल अपनाना है कि जिसमें मार्क्स आए। कोई भी सीएसपी आपको ये नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है। आप सीएसपीज हैं, ठीक है, जो सीएसपीज इस वक्त अगर मुझे सुन सकते हैं या मुझे कोई सुन रहा है, किसी ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, तो वो आपको ये बात ज़रूर बताएगा कि जो ये मिस बता रही है ना कि पेपर का स्टाइल, क्योंकि वो भी अपने स्टाइल लिख के आए हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं, दूसरे मुल्क से पढ़ के आए होते हैं, उनके पेपर लिखने का स्टाइल कुछ और होता है, उनकी इंग्लिश राइटिंग कुछ और होती है। हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते, हमने कभी अपना लिख के नहीं लिखा, हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है, ये नोट्स है, मैं पढ़े जा रही हूँ, रट्टा लगाए जा रही हूँ मैं इसका। लेकिन जब पेपर आता है ना बेटा, जब पेपर आता है, पेपर वाले दिन आप जाते हो कंफ्यूज हो, डर गए हो, खौफ है, पेपर में हाथ भी कांपने लग जाते हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, नहीं कांपते। लेकिन मसला ये है कि जब आप पेपर लिखना शुरू करते हो ना, तो सिर्फ आप 3 पेज लिख सकते हो। जैसे ही 3 पेज लिखोगे ना आप, तो आपका ये हाथ दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आपका हाथ दर्द शुरू होना लगेगा तो आपकी ये राइटिंग है ना, वो ख़राब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब आपकी राइटिंग ख़राब होगी ना बेटा, तो इसका मतलब है आपका पेपर ख़राब हो गया है। तो आप लोगों ने पता क्या करना, आप लोगों ने सिंपल एंड स्ट्रेट क्या करना, अपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सीएसएस का एग्ज़ाम हो, पीएमएस का एग्ज़ाम हो, रिटन एग्जाम्स है। अगर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है तो वो रिटन एग्ज़ाम है, आपसे वो सुनेगा नहीं, आपका इंटरव्यू नहीं है। आपने जो याद कर लिया है उसको लिख के भी प्रैक्टिस करो। सबने आउटलाइंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ जाओगे तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि कन्फ्यूज़ है माइंड, प्रेशर है माइंड, आप 4 पेन भी लेके जाओगे ना, वहाँ पे आप इतने कंफ्यूज होके जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना लग जाओगे, रोमन गिनती भूल जाओगे उस वक्त, क्योंकि ये होता है, एक्चुअल सीन है। क्योंकि पेपर का एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, हम सारी रात सोए नहीं होते, हमें घर की तरफ से कोई टेंशन होती है। बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, लड़कों की मैं बात करूँगी एक्चुअल में, क्योंकि वो कमा भी रहे होते हैं, गर्ल्स भी कमा रही होती हैं, अक्सर जॉब कर रही होती हैं। तो आप कमा भी रहे होते हो, मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम में शिफ्ट में आप अपनी जॉब कर रहे होते हो, तो सेकंड टाइम में पेपर होता है, आप जाके पेपर भी दे रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह उन लोगों की बात करूँगी कि जिनके घर से फाइनेंशियली तौर पर एकदम से प्रेशर हो जाता है। किसी का ऐसे बात करूँगी कि किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है पेपर्स के दिनों में, किसी की ऐसी बात करूँगी कि अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है, या कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पे और हार्टली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपने रिटर्न की वो प्रैक्टिस की हुई होगी ना, तो आप समझो कि फिर पास कर गए। अगर आपने रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना बेटा, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। उस वक्त पेपर में बैठ के कंफ्यूज हो गया, आपका हाथ दर्द होना लग जाएगा। ये आपका जो हाथ है ना, वो एक इंसान का हाथ है, आपने सारी ज़िंदगी लिखा नहीं होता। किसी ने 2 साल बाद, किसी ने 8 साल के बाद पेपर दे रहा है, कोई 1 साल के बाद, किसी ने अभी रिसेंटली पाक स्टडी के पेपर दिए होंगे, किसी ने अभी रिसेंटली कोई पेपर दिए होंगे। लेकिन पेपर की टेक्निक्स के हवाले से प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ये पेपर की प्रैक्टिस आपको तभी हो सकती है, आप ये सर्कल उसी वक्त बना सकते हो, गुड़िया
गया। सिंपल सी बात करूँगी मेरी शहजादी, मेरी बात सुन लो, जिसने ये सर्कल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है ना तो वो यहाँ से घर से बना के जाएगा। वहाँ जाके आप ये कहोगे ना कि मैंने पूरा सवाल लिख के आई हूँ और मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। मैम ने कहा हमें फजूल में लगा दिया, मैम ने तो फजूल में हमें सर्कल में लगा दिया, मैम ने तो हमेशा हमें डिज़ाइनिंग में लगा दिया, मैम ने तो हमें मैप बनाने, आपको पता मैप बनाने में 15 मिनट लगते हैं। पाकिस्तान का मैप, एक्चुअल मैप बनाने में 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कश्मीर ख़राब कर दोगे और यहाँ से बलोचिस्तान का नुक्कड़ वो जो कोना है ना वो ख़राब कर दोगे ना तो एग्जामिनर पर कहेगा कि यार आप पाकिस्तानी हो, आपको पाकिस्तान का मैप ही नहीं बनाना आता। तो जो आप अच्छा इंप्रेशन उस पर डाल रहे हो ना वो आपका ख़राब हो जाएगा। समझ में आई? एक पेपर था, एक पेपर में मैं पता क्या करके आई थी, क्योंकि मुझे ना उस वक्त टेंशन थी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी मेरी ज़िंदगी में उस वक्त। तो मैंने क्या करा था कि मैं वो पेपर में मैंने डिज़ाइनिंग तो करनी थी, मैंने क्या करा था, जो पाकिस्तान का मैप है ना, अब ये देखो पाकिस्तान का मैप है ना, मैंने यूँ करके ना यूँ करके बना दिया था। अब ये रफ सा पेज बना के ना मैंने सर्कल्स यानी कि तिकोन में मैंने बनाया है उसके पाकिस्तान के मैप की, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान का जो मैप है ना वो नहीं बनाया था। तो ये सीन हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। ये हमें CSS के दौरान में कोई भी एकेडमी में चले जाओ, आप किसी भी CSP के पास चले जाओ, टॉपर्स की बात चले जाओ, आप टॉपर्स बहुत बेस्ट एकेडमी है, ठीक है, आप मतलब मुझे इस्लामाबाद के किसी यूनिवर्सिटी में किसी एकेडमी में पढ़ो, किसी टीचर्स के पास पढ़ो, किसी CSP के पास जा रहे हो, तो वो बच्चा आपको कहेगा कि मैप की प्रैक्टिस करो। इवन कि हमें वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस होती है कि अमेरिका किधर है और इस वक्त ये जो यूरोप है वो इस वक्त किधर है, रशिया कितना बड़ा है, ये सब हमें मैप बनाने आते हैं। और मैप आप अपने कमरे में भी लगाएं ताकि आपको पता हो कि दुनिया कहाँ है और दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि मैप आपको आना चाहिए, आप अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हो, क्योंकि पाकिस्तान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस, बरतानिया भी आपने लिख के आना है, अमेरिका भी आपने लिख के आना है। तो आप लोग ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देख लेते हैं ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन किस तरह करना है। देखो ब्लू कलर से मैंने हेडिंग दी हुई है तो ब्लैक कलर से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, और उसका जो आज़ादी ऑन द लिबर्टी वो मैंने ब्लैक कलर के बाल पॉइंट से मार्कर से लिखा हुआ, और जो दरमियान में मैंने कोटेशन लिखी है ना, कोटेशंस मैं लाजमन लिखती हूँ कोटेशंस। अब मैंने कोटेशंस उसको ब्लैक कलर के मार्कर से हाईलाइट करके मोटा लिखा है कि मैं कोटेशन लिखने जा रही हूँ। और कोटेशन लिखने का तरीकाकार देख लो कि दोनों साइड बराबर है, सेंटर में लिखा हुआ है, सेंटर में बराबर लिखा हुआ है। ये नहीं कि एक लफ्ज़ यहाँ से शुरू है, दूसरा यहाँ से शुरू है, तीसरा यहाँ से शुरू, नहीं, तरतीब होती है बॉक्स की शक्ल में। आप इतना छोटा सा बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना लो, अदरवाइज आपने इस तरह लिखना है तो कॉमा लगाओ और इसको बॉक्स की शक्ल में लिखो। बड़ा खूबसूरत करके लिखोगे पेपर तो पेपर चेकर करने वाले पर आसानी होगी। फिर देखा मैंने ब्लैक कलर की हेडिंग लिखी हुई है तो ब्लू कलर से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, और उसके अंदर देखें मैंने इंग्लिश भी लिखी है। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो मैम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप उर्दू के पेपर्स में इंग्लिश लिख सकते हो। इवन कि मैं CSS का पेपर करके आई थी और मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने उर्दू में ही पढ़ी थी उस वक्त 18 में, लेकिन मैंने क्या करा था उर्दू में भी याद कर रखी थी। उर्दू की कुछ कोटेशंस मुझे अच्छे से आती थी, अफलातून की और रस्तू की, तो मैं जो उर्दू की आउटलाइंस और कोटेशंस की हुई थी ना मैंने उर्दू में लिख कर आई थी। मैं इंग्लिश के पेपर में भी उर्दू लिख के आई थी, इवन के CSS के पेपर की बात कर रही हूँ तो मैं CSS के पेपर्स में भी पोइट्री लिख कर आई थी, मैप बना के आई थी, चार्ट्स बना के आई थी, ग्राफ्स बना के आई थी। मुझे करंट अफेयर्स के पेपर होता है उसमें तो इसलिए बनाना पड़ता है। आपका जो 7 नंबर का पेपर है ना पाकिस्तान मूवमेंट, वो 1947 से पहले का है, और जो आपका 5 नंबर का पेपर है पार्ट 1 5 पेपर, वो आपका 1947 के बाद से लेके आज तक की सिचुएशन का पेपर है, इसलिए उसमें CPAC आ सकता है। करंट सिचुएशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और नोट कर लें, गुड़िया लड़कियां जो सर्कल बनाने की बात कर रही हैं, अगर ब्लू कलर से सर्कल बनाने हैं ना तो ब्लू कलर के मार्कर से बाल पॉइंट से सर्कल बनाने हैं तो उसके अंदर जो लिखना है ना वो ब्लैक कलर से लिखना है। अगर ब्लैक कलर माइंड में सोच लो कि ब्लैक कलर के मैंने सर्कल बनाने हैं ना तो जो अंदर मटेरियल लिखना है वो ब्लू कलर से लिख के आना है। दोनों कलर डिफरेंट करना है, कम्बिनेशन करना है। हम चूड़ियाँ भी डिफरेंट कलर की पहनते हैं, अभी भी मैंने कम्बिनेशन रखा हुआ है ब्लैक एंड रेड का, ब्लैक और वाइट का। जब आप ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन रखते हो ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि यार देखो उसने ब्लू कलर का सर्कल लगाया और ब्लैक कलर से उसने लगाया। वो ये देखेगा कि आपने जो टाइम के मैनेजमेंट है वो कितनी अच्छे से की हुई है। ये 40 मिनट है आपने कितने अच्छे से वहाँ लिख के आया हुआ है।
अब देखो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है सारा पेपर, लेकिन जो आर्ट्स बारकर ने इन अल्फाज में तनकीद की ये मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ब्लैक से मैंने इंग्लिश लिखी हुई है और ब्लैक मार्कर को हाईलाइट करके मैंने बताया है कि इंग्लिश का तर्जुमा ये है, मिल खोखली आज़ादी का पैगंबर और ख्याली इंसान है। ये देखें मैंने मार्कर से लिखा, उसको हाईलाइट करके बताया कि ये मेरा पेपर देखे तो उसको पता चले कि उसने हाईलाइट करके मुझे लाजमन बताया कि ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो इस वजह से एक सेकंड दीजिएगा। तो ये चीज़ है, हाईलाइट करने के लिए, अपने पेपर को हाईलाइट करने के लिए जब आप लिख के ही रफ सा आओगे तो क्या हाईलाइट करोगे, क्या पेपर एग्जामिनर चेकर को बताओगे कि मैं पेपर लिख के गया हूँ। तो इस तरह का काम ना किया करें। एक सवाल को हाईलाइट कैसे किया जाए कि अच्छे नंबर्स आएँ, ठीक है। अच्छा लिख के तो मैं भी आई हूँ, लिख के तो आप भी आए हो एग्जाम में। पेपर तो मेरे नोट्स अगर 7 स्टूडेंट लेके जाएंगे ना, मैं अभी 7 को चैलेंज करती हूँ 7 के साथ मेरे नोट्स तैयार कर लो, लेकिन नंबर सबके डिफरेंट आएंगे। किस वजह से आएंगे? पेपर लिखने की वजह से। पेपर टेक्निक्स होंगी। अब देखो 6000 लोग CSS के पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से मुश्किल से 1200 बंदा जाता है। 1200 बंदा में से देखा जाए तो जो सिंसियर और बंदा होता है ना, जो एक्चुअल में पेपर दे रहा होता है, वो 1000 होते हैं। अब 1000 पेपर देने वाले हैं, लेकिन पास कितने होते हैं? 300 200। उनका स्टाइल होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। आपको पेपर टेक्निक्स कहा जाता है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। CSS के लेवल की बात कर लूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूँ, IR की बात कर लूँ, व्हाटएवर आपने किसी भी लेवल की बात कर लूँ, तो आपका पेपर की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये मैं पेपर की टेक्निक्स है ना, आपको पता मैं 8 क्लास के बच्चे को भी सिखाती हूँ। मैं उनको सर्कल बनाना नहीं सिखाती क्योंकि वो बच्चा है, मैं उनको बॉक्सेस बनाना सिखाती हूँ। मुख्तसर सवाल आएंगे सरगोदा यूनिवर्सिटी में, और मैं मुख्तसर सवाल किस तरह लिख के आई थी, अगर आपको पता चल गया ना तो आप हैरान रह जाओगे कि मैं इस तरह पेपर करके आई है मुख्तसर सवालों के। अब मैं आपको अपना एक सवाल दिखा रही हूँ, आप लोग ईमानदारी से मुझे बताएंगे क्या क्या इस सवाल के आप 20 में से 15 नंबर नहीं देंगे। 15 नंबर आपको ईजिली मिलेंगे इस सवाल के, अगर आप इस तरह पेपर करो। देखो पेपर मैंने स्टार्ट किया है, पहला पेज जा रहा है उसका, मैंने ये आउटलाइन पूरी की है उसकी। आउटलाइन लिखने के बाद मैंने उसका तफसीलन जवाब लिखा है। तफसीलन जवाब लिखने के बाद मैंने एक सर्कल बना दिया है। उसके बाद मेरा अगला पेज शुरू हो गया। अगले पेज के ऊपर मैंने ये देखो हाईलाइट मैंने दरमियान में एक पैराग्राफ किया हुआ है ब्लैक कलर से। उसके बाद मेरी एक डिज़ाइनिंग आ गई है। डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिख के फिर मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। फिर क्या हो गया, फिर मेरा तीसरा पेज शुरू हो गया, उसके अंदर फिर पैराग्राफ चल रहे हैं। पैराग्राफ चल रहे हैं तो उसके मैंने हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश लिख दिया, और उर्दू लिखने के लिए मैंने उसको हाईलाइट करना था तो मैंने क्या करा, उसको ब्लू से कर दिया ताकि वो चेकर देखे, तो क्योंकि वो पेजेस पलट रहा है। अब मैं पेजेस पलट रही हूँ, अब वो देखेगा कि यार इसने पहले पेज पे भी अच्छी सी डिज़ाइनिंग की है, दूसरे पे भी इसने डिज़ाइनिंग की है। अब हालांकि मैं औरतों की आज़ादी लिख रही हूँ, चेक करो औरतों की आज़ादी। औरतों की आज़ादी के अंदर मैंने लिखा औरतों की महकूमियत, इसकी बुक का नाम है। ये मैं आम से पेन से भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट किया है, उसको बताया कि मैंने बुक का नाम याद किया हुआ है। मैंने बुक का नाम याद करके गई हूँ इतनी मेहनत के साथ। जब मैं एक ही पेन से इस पेन से लिखती जाऊँगी, उसको क्या पता चलेगा कि इसने बुक का नाम भी इसने लिखा। इसलिए बुक के नाम को हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया है। ये मैं पेपर हाईलाइट्स बता रही हूँ। अब देखो दरमियान में मैंने लिखा है अक्सरियत की हुकूमत, हालांकि जमहूरियत तो वही है। जमहूरियत के मीनिंग जो मैंने उर्दू में लिखे ना अक्सरियत की हुकूमत, देखो कितना मैंने उसको हाईलाइट करके बताया कि पेपर मुझे याद है, मैंने इसके मीनिंग्स याद किए हुए हैं, मैंने इसके बुक के नाम याद किए हुए हैं, मैंने बहुत कुछ याद किया हुआ है। मैं उसको बता रही हूँ एग्जामिनर चेकर को। अब फिर मेरा एक डिज़ाइनिंग आ गया, 3 पेजेस के बाद फिर मेरी डिज़ाइनिंग आ गई है। फिर मैंने हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर का मार्कर हाईलाइटर में यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने ये देखो ये कैसे किया हुआ है। फिर मेरा कोई डिज़ाइनिंग नहीं आई, फिर मेरी कोई डिज़ाइनिंग नहीं आई, और मैंने ये सवाल एंड कर दिया है। अब आप ईमानदारी से अगर देख रहे हो, ये मेरे 7 पेजेस का 8 पेजेस का पेपर 8 पेजेस पर है ये, ठीक है। 8 पेजेस पर अगर कोई यहाँ पर टीचर हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होंगे मेरे लेक्चर को देखने वाले, इस वक्त कोई CSP अगर मेरा लेक्चर सुन रहा है, देख रहा है, या इस वक्त कोई भी चेकर मेरी बात सुन रहा है, देख रहा है, तो वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताए कि ये जो स्टाइल है, क्या पेपर चेकिंग करने वाला मुझे 18 नंबर नहीं देगा, 15 नंबर नहीं देगा।
अगर आप इस तरह से पेपर करके आते हो और एक क्वेश्चन में आप 15 नंबर ले लेते हो, आपने पास ही 40 नंबर से होना है। जिसने सिर्फ पास होना है तो आप 3 सवाल में आप 30-40 नंबर लेके आप आराम से इजीली पास हो सकते हो। लेकिन अगर यही वो खुश होकर आपको 20 नंबर दे दे तो 20 के 4 नंबर से डिवाइड करो तो 80 नंबर बनते हैं। अगर वो 20 नंबर ना दे, 18 दे दे, किसी में 12 दे दे, किसी में 13 दे दे, किसी में 15 दे दे, तो आपकी यही पोजीशन है 68 पे और 70 पे पहुंच जाती है या नहीं है गर्ल्स या बॉयज? अस्सलामुअलैकुम मैम, वो चैट में तो देख लें। एक सेकंड देना, मैं पानी पी रही थी, चैट में देख लेती हूँ। अच्छा जी, कोमल कह रही है मैम पॉलिटिकल साइंस सीएसएस में आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे उसमें एक वन में 68 मार्क्स थे और आई थिंक दूसरे में मेरा 70 मार्क्स थे, समथिंग लाइक दैट। मेरे इतने ही मार्क्स थे, यानी कि 50 से नीचे नहीं गए, 60 से नीचे नहीं गए मेरे दोनों में मार्क्स, मेरे दोनों में इतने गए हैं। और मैं इंग्लिश मैं सीएसएस का पेपर भी दिखाती हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मैंने उसकी तस्वीरें रखी हुई हैं। मैम पॉलिटिकल साइंस में आपके कितने मार्क्स थे? ओके हो गया मैम। ये पेपर सबसे डिफरेंट नहीं हो जाएगा? हो जाए, मज़ा तो यही है ना कि आप डिफरेंट लिख के आओ। पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे ही नहीं बनते बेटा। आपने अगर फर्स्ट डिवीजन लेनी है ना पहली अटेम्प्ट में और आप प्राइवेट हो, आप अपने आप को प्रूव करके आओ उधर के मैं प्राइवेट पेपर दे रहा हूँ और मैं प्राइवेटली तौर पे मैंने एग्जाम की तैयारी कर रही है, आप अपने प्रूफ करके आओ उधर। अब मैं प्राइवेट हूँ, क्या कंसेप्ट है प्राइवेट का? यार ये तो बच्चा प्राइवेट है, इसने तो एम ए तैयारी कर ली होगी, एक बुक से रट के आ गया होगा, कुछ सवाल याद कर लिए होंगे, सेम की टीम डोगर से लिख के आ गया है, डोगर बुक से सारे लिख के आते हैं। लेकिन वही डोगर का मटेरियल अगर आप डिफरेंट तरीके से लिख के आओगे तो क्या वो 200 पेपर में एक डिफरेंट पेपर को नंबर नहीं देगा? बिल्कुल देगा, मैं तो दूंगी, चेकर भी देगा। आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हटा दो कि अगर पेपर डिफरेंट होगा तो क्या होगा। यकीन माने, खुदा की कसम उठा के कह रही हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी कसम उठा रही हूँ मैं आप लोगों की खातिर, मैं अपनी मम्मा की और पापा की कसम उठा के कह रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि बेटा ये जो मैं पेपर में गई सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर में और पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है इधर। अच्छा, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, ये मेरे मार्करों का ना ढेर होता है। कम से कम मेरे पास ना इतने पेन्स होते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं आपको पेन, मेरे पास टोटल इतने पेन्स होते हैं, जो दो मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाती हूँ, एक में मेरे सारे पेन होते हैं और एक में मेरे रोल नंबर स्लिप्स वगैरह होती है। अच्छा, जब मैं पेपर्स क्या करती हूँ ना, खुदा की कसम मैं उठा के कह रही हूँ, ये क्योंकि मैं पहले मार्कर्स लगाने होते हैं तो मैं 3 मार्कर्स ना अपने हाथ में रखती हूँ एट ए टाइम। 3 मार्कर्स रख के ना मैं क्या करती हूँ, ये कैप, ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, ये और एग्जाम में यही करके आती हूँ मैं। ये जो 3 मार्कर्स अन करके ना, इसकी जो ये है ना, मैं चेयर पे बैठी हूँ और मैं यूँ करके ना इसके ना नीचे करके ना बॉक्स ये नीचे ज़मीन पे फेंकती हूँ, मैं उसको उठाती तक नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो मैं नीचे ज़मीन पे और तीनों मैं इस हाथ में पकड़ती हूँ और मैं साथ लाइनें लगाती हूँ। जब मेरी जैसे ये लाइन्स ख़त्म होती, क्योंकि मेरे ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने ये लाइंस के लिए लेके गई थी 2 मार्कर या 3 मार्कर, तो मैं पता क्या करती हूँ, उसको कैप नहीं लगाती। अभी तो मैं कैप लगा रही हूँ क्योंकि घर में बैठी हूँ, पंखा चल रहा है, तो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, ये न्यू मार्कर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मार्कर्स मेरी लाइंस कंप्लीट होते हैं ना, मैं इसको यूँ करके फेंक देती हूँ, मैं इसको उठाती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इसको उठाती नहीं हूँ दोबारा लाइंस लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगानी नहीं है। मैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से एक ब्लैक कलर का मैं दिखा देती हूँ, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर के 2 मार्कर लेती हूँ, ठीक है। साथ ही मैं अपना सबसे मज़े की बात बता रही हूँ, एक मैं ये अपना बॉल पॉइंट ये लेती हूँ, जेल पेन लेती हूँ ब्लैक कलर का, एक मैं ये ब्लू कलर का लेती हूँ। ये 4 पेन मैं एट ए टाइम अपने हाथ में पकड़ती हूँ और चारों की इस तरह मैं ना ये चारों की रिमूव करती हूँ। जब चारों की रिमूव होती है ना, ये चारों में नीचे जाती है, यानी कि मैं उठाती नहीं हूँ उनको। एंड द पेपर होता है ना, जब 3 घंटे गुजर जाते हैं, फिर मैं नीचे ज़मीन पे वापस बैठती हूँ और वो सारी चीज़ें जो कैप्स मैंने ज़मीन पे फेंकी है ना, उसको फिर मैं एंड पे उठाती हूँ। फिर ये चीज़ें ना मैं इस तरह हाथ में पकड़ के बैठी होती हूँ और मैं जल्दी जल्दी लिख रही होती हूँ, फिर मैं ये चेंज करती हूँ पेन, ये इस तरह मैं चेंज करती हूँ, ठीक है। और जब मेरा एक सवाल एंड हो जाता है ना, मेरे पेपर में जो कपड़े पहन के जाती हूँ ना गर्ल्स, मैं बता दूँ, वो मेरे सारे ख़राब होते हैं, क्योंकि ये मेरी झोली होती है, आप उसमें बैठे होते हो, तो ये आपकी जो झोली होती है ना, आप उसमें चीज़ें रखते हो, क्योंकि और आपके पास कोई और चीज़ तो होती है। फॉर एग्जांपल ये है, आप क्या ये जब मेरा पेपर सवाल ख़त्म होता है ना, मैं ये सब पेपर ऐसे छोड़ देती हूँ खाली, वो ऐसे ना वो क्योंकि ख़राब होते हैं और आपके कपड़ों पर लगते हैं और मेरे कपड़ों पर लगते हैं।
तो मैं ना छोटा सा रुमाल साथ लेके जाती हूँ। रुमाल पहले मैं अपनी झोली में फैला देती हूँ और उस रुमाल के ऊपर ना मैं पेन रख लेती हूँ। पेन रखने के बाद जल्दी जल्दी मैं क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ और ये मैं 2 बॉल पॉइंट उठा लेती हूँ और साथ में छोटा वाला स्केल उठा लेती हूँ। अब मेरा एक सवाल खत्म हुआ है, एक सवाल खत्म हुआ है ना, मैं जल्दी जल्दी एक सवाल एंड होने के बाद जल्दी जल्दी मैं ना उसको अंडरलाइन करना शुरू कर देती हूँ। सारे सवाल को अंडरलाइन करके अब ये 2 चीज़ें हैं, फ़ौरन से पहले मैं ज्योमेट्री बॉक्स में रखूँगी। ये 2 चीज़ें मैं नीचे नहीं फेंकती क्योंकि मुझे पता अगले सवाल में मैंने इसको ज़रूरत है, इसलिए मैं उसको ज्योमेट्री बॉक्स में डाल के अपनी झोली में रख लूँगी। दोबारा मैं ये 4 चीज़ें उठाऊंगी, दोबारा मैं हाथ में पकड़ूंगी और लिखना शुरू करूँगी। अब इसकी मोटी हो गई है नहीं, फिर मैं क्या करूँगी, इसको नीचे फेंक दूँगी, फिर मैं अगला उठा लूँगी, अगला मार्कर ज्योमेट्री बॉक्स से निकालूंगी। मुझे पता है ये पेन एंड होने लगा है, देखिए एंड हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इसको नीचे ज़मीन पर फेंक दूँगी, मैं इसको उठाऊँगी नहीं दोबारा, तो इसको फेंक दूँगी नीचे ज़मीन पर। उसके बाद मैं नया खोल लूँगी, यानी कि ये नहीं देखूँगी कि ये ख़राब हो रहा है, वेस्ट, क्योंकि मेरी तरफ से ये वेस्ट हो चुका है, मैंने दोबारा इसको दोबारा यूज़ नहीं करना आके। और खुदा की कसम उठा के कह रही हूँ कि CSS के पेपर्स में कोई मेरी के 6-6 डब्बियाँ लगी थी और मैं नीचे ज़मीन पे फेंकती थी तो मेरे चेयर्स के आसपास ना चीज़ें पड़ी होती थी, मार्कर्स पड़े होते थे, ये पॉइंटर पड़े होते थे, ये जो 15 रुपए का पॉइंटर आप लेते हो, तो पता है किसी को अगर ज़रूरत होती थी ना, किसी को मार्कर वगैरह की जो आपको निगरान होती थी ना, वो मेरी चेयर के आसपास जाके ना नीचे ज़मीन से उठा के ना उनको दे के आ रही होती थी कि ये पड़े हुए हैं, आप लोग इस्तेमाल कर लो। मतलब मैं उनकी बात भी नहीं सुनती थी उस वक्त। ये इस तरह होता था, जैसे ही पेपर एंड करती थी ना तो मैं नीचे से सारा सामान उठाती थी, कैप्स लगाती थी दोबारा से और वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख के मैं वापस आ जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि जो वो होता था ना लेके जाती थी, तो वो जो फ्रंट पे खड़ा होता है ना बंदा हाल के अंदर जाने के लिए, तो वो कहता था कि आप इतने पेपर्स का क्या लेके जाओगी, आप इतना क्यों कर रही हो, आप इतने मार्कर्स क्यों लेके जाते हो। तो फिर मैं उनको हंस के कहती थी कि मैंने पेपर करने आई हूँ, तो वो मेरी तरफ देखते थे कि क्यों करने आई हैं। इवन के वो जो मैं प्रकार लेके जाती थी ना, प्रकार से मैं हाईलाइट होती थी उस वक्त, तो लोग मुझसे आके वो जो फ्रंट पे बैठी होती थी ना, जो आपका सुपरवाइज़र होते हैं, वो उठ के नीचे आती थी और वो आके देखती थी कि ये प्रकार से कर क्या रही है, क्योंकि मैं हर 2 मिनट के बाद प्रकार उठा रही होती थी, हर 2 मिनट के बाद गोल दायरे लगा रही होती थी हर दूसरे पेज पे। तो वो बाकायदा आके देख के जाती थी। और सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो अल्लाह भला करे एक बहुत ही प्यारी सी वो एग्जामिनर थी, वो बाकायदा मेरे पास आके मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर देती थी कि बेटा आप जिस तरह पेपर कर रहे हो ना, तो आप फर्स्ट डिवीज़न में ले जाओगी। तो अगर वो टीचर, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, बहुत ही अच्छी हैं और वो हमेशा मतलब मेरे सारे पेपर में वही बनी थी, तो वो लोग ये देखते रहे हैं। मैम बोर्ड में तो ब्लू मार्कर और ब्लू मैनो अलाउ है, प्लीज़ डिफाइन। बोर्ड में ना आपके दोनों मार्कर यूज़ है, ब्लैक भी और ब्लू भी। हमने बचपन से यही सीखा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी हमने यही सीखा है कि आप ब्लू कलर से लिखोगे और जो आपने शेर लिखना है, हदीस लिखनी है, वो आप ब्लैक कलर से लिखोगे। कोई अगर इस्लामियत का टीचर अगर मुझे सुने तो हम आयात हमेशा ब्लैक कलर से लिखनी चाहिए। ये कुरान पाक की आयात होती हैं जो हम ब्लैक कलर से लिखते हैं और आपका जो सारा कुछ होता है वो ब्लैक कलर से लिखते हैं। अच्छा जी मैम, तनकीदी जायज़े के अंदर जो हेडिंग्स पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें लिखने या नहीं लिखने? अब अगर एक सवाल 25 नंबर का उसने सारा तनकीदी जायज़ा पूछा है ना, तो आप पॉइंट्स लिख दें। लेकिन अगर आप 25 नंबर में उसने तनकीदी जायज़ा नहीं लिखा ना, तो आपने उसमें जाना भी नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिख देना, उसकी काफ़ी है। लेकिन अगर वो 25 नंबर का सवाल है, फिर आउटलाइंस लिखनी है आपने। मैम आप जो ट्रिक्स बता रही हैं ये कोई भी नहीं बताता, थैंक्स। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। फियाज अली म्यूट द माइक। अहमद साहब इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कोई नहीं बताता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी कर दिया। अच्छा जी मैम, पॉलिटिकल साइंस CSS में आपके कितने मार्क्स है? ये मेरे दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैम आप ये पेपर डिफरेंट बता देंगे? डिफरेंट बता देंगे। जी जी मैम। अच्छा जी, UMC तो नहीं आएगी क्या, सबसे डिफरेंट होने की वजह से? ये UMC क्या है, ज़रा डिफाइन करो, मुझे नहीं पता UMC क्या है। मैम जी मैं भी टॉपर हूँ, पोजीशन होल्डर स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपका मेथड मुझसे बहुत बेस्ट और डिफरेंट है। थैंक यू सो मच सदफ साहिबा, आप टॉपर्स हैं और मैं कहूँगी कि टॉपर्स भी अपना अगर लेक्चर लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी तरफ से कर दूँगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ में, मैं एक बात कहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट हाई है किसी भी स्किल में,
आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटा आधा घंटा हमें देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को मोस्ट वेलकम करती हूँ। अगर आपको मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बहुत अच्छी सी आती है, आपको कोई मुफक्किर बहुत अच्छे से आता है, आपको IR बहुत अच्छे से आता है, किसी ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टडी का पेपर दिए हैं, तो अगर किसी के पास नॉलेज है और वो कोई इसी तरह की क्लास लेना चाहता है मेरे थ्रू आके, तो सारे स्टूडेंट्स को एक तो फ्री होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे और उस टीचर को मैं कोई भी पे नहीं करूँगी। मैं क्लियर बता रही हूँ कि ना टीचर को पे होगा ना स्टूडेंट की तरफ से कुछ होगा। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरह काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये चैटिंग मैं देख लेती हूँ, साइड पे कर देते हैं। चैटिंग को अभी थोड़ी सी रहता था वो मैं आपको बता देती हूँ। CSS इंग्लिश वालों का भी थोड़ा सा रहता था, पेजेस रहते हैं अभी, वो बस सवाल है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इंग्लिश का देख लेते हैं। हॉब्स एंड लॉके का जो मैं पेपर में लिख के आई थी, ये पेपर वो है जो कि मैं मेरा CSP साहब मेरा बहुत ही अच्छा भाई बना हुआ है, बहुत ही अच्छा फुरकान साहब है। आजकल उन्होंने दोबारा से नंबर ऑन कर लिया है, मैं उनको ये ज़रूर सेंड करूँगी। ये उन्होंने ना मुझे आउटलाइन बनानी सिखाई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो मैं गंदी राइटिंग चेक करो मेरी कितनी गंदी है, इतनी गंदी राइटिंग थी। किसी ने मुझे बताया नहीं था कि पूरा साल, मैंने 1 साल तैयारी करी थी CSS की, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि राइटिंग पे ध्यान दे लो। तो ये मैं पेपर उसके पास लिख के गई थी, तो वो मेरी राइटिंग पे गलतियाँ निकालता था, उसने ये मुझे ABC और ये सारा कुछ लिखना उसने मुझे सिखाई थी। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, देखें मैंने कितना गंदा लिखा हुआ। ये मेरा मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे नोट्स किस तरह के थे। अब उस लड़के ने उसने मुझे ये सारा कुछ सिखाया था। और मैं कभी भी अपने पेपर में आप लोगों को बता दूं कि अफलातून का या हॉब्स का, लॉकी का या अरस्तू का मैं कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिख कर आई, उर्दू में भी। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं ये इस तरह के पॉइंट्स याद कर लेती हूँ कि उसका एरा कौन सा था, 17th सेंचुरी में रीजन कौन सा था, स्कूल कौन सा था, उसका मेन इंटरेस्ट उसका कौन सा था, ये मैं उर्दू में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो उसके सामने जैसे मैं लिख के आया था, नाम साइमन और वालिद का नाम, स्कूल का नाम, तहसील, ज़िला, सिटी, क्वालिफिकेशंस और क्या, मतलब इस तरह आमने सामने एक लफ्ज़, बस मैं पैराग्राफ नहीं लिख के आती ना मैं उसमें करके। अब ये देखें, ये मेरे CSS की टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। और मेरी गलती निकली थी एक ये कि आपने मुसलसल बॉक्स नहीं बनाने। अगर आप एक पेज पे एक बॉक्स बना रहे हो ना, तो दूसरी चीज़ आप सर्कल बनाओगे और तीसरी चीज़ आप त्रिकोण में बनाओगे, ये याद रखना। ये मेरी उसने गलती निकाली थी, उस वक्त मैं उसको पेपर चेक करवा रही थी। अब दूसरा देखो, ये सबसे सही और बिल्कुल सही मैंने ये सवाल किया हुआ है, वो मेरी गलतियाँ थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप लोग, ये टाइम उसने कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अरिस्टोटल ऑन गवर्नमेंट। आप लोगों की गवर्नमेंट का आया था दर्जाबंदी, आया याद हो तो किसी को, ये वो इंग्लिश में सवाल है स्पेसिफिक दर्जाबंदी हुकूमत की, ये वो सेम उसकी मैंने आउटलाइन लिखी हुई है। उसका इंट्रोडक्शन देखे मैंने कैसे लिखा हुआ है इंग्लिश वालों के लिए, मैं लाइन छोड़ती थी, वो देखो अरिस्टोटल का मैंने साइड पे किया हुआ है। खैर अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। अब मैं ये डिज़ाइनिंग CSS के पेपर में करके आई हूँ। अब देखें वही मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, वो हाईलाइटेड नहीं हो रहे क्योंकि पेंसिल से लगे हुए हैं। और साथ ही मैंने वो बॉक्स बना के उसको, जैसे मैंने आपको उर्दू में बताया, याद हो तो उर्दू का पेपर आप मेरा चेक करोगे तो इस लेक्चर में मैंने ये उर्दू में सेम बता रखी है, वही चीज़ मैंने इंग्लिश में बता दी है, टोटल टेबल उसको। ये मेरे CSS के नोट्स हैं। और साथ ही मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ, जो मैं ग्राफ बना के आती थी। मैंने जेंडर स्टडीज़ में बहुत ग्राफ बनाए थे। जेंडर स्टडी में फीमेल्स के हवाले से कोई भी सवाल आता है तो मुझे उसके ग्राफ्स अच्छे से आते हैं। ये UA की थी, यूरोपियन यूनियन का एक ग्राफ था उस वक्त का, ये 2018 का, ठीक है, 2020 का, क्योंकि मैं पेपर 2019 के बेस के पेपर थे ना, तो इस वजह से उस तरह का। अच्छा खैर जी, आप लोगों का ये जो 70 पेजेस हैं, आप लोगों का अल्लाह भला करे कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग ये देखें कि ये मेरे पेपर्स की टेक्निक्स हैं, आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों का दिल मुतमईन होता है तो आप लोग करें, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की कसम उठाई और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में। और ये अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनके आला दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं अपने पेपर्स में करके आई थी। मैं खिचड़ी बना के आई थी, मैं हलवा बना के आई थी, और मैं नमकीन और मीठे का तड़का लगा के आई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मैप्स भी बना के आई हूँ। और मैं शेर लिख कर आती थी, एक शेर कॉमन सा याद है, पाकिस्तान का मिली नगमा है, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये कौमी यकजहती का एक सवाल है आप लोगों के पेपर में, IR वालों के, IR में पेपर में आएगा आपका कौमी यकजहती, उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में है, लेकिन आप कभी लिखते नहीं हो। तो खुदा के लिए आप उसको अपने माइंड से निकालना शुरू करो और आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। और आप लोग बताओ कि आप लोगों ने प्राइवेट में तैयारी किया और आप पेपर देने आए हो, पेपर देने जाओ तो 16वीं स्केल का पेपर दे के आओ।
मास्टर्स लेवल के पेपर दे के आओ, बच्चों के लेवल के पेपर ना दे के आओ। खुदा के लिए बच्चों के लेवल के पेपर देने छोड़ दें, सबके लिए कहूँगी। CSS वालों के लिए, क्योंकि CSS ये मेरा लेक्चर देखेंगे, उसके लिए ये है कि CSS वाले उनके लिए गाइडलाइन होगी, PMS वालों के लिए भी ये गाइडलाइन होगी, और बाकी जिसने भी मतलब शेयर वगैरह देखने हैं तो वो मैं आप लोगों ने 2 चीज़ें याद कर लो। एक है उर्दू की बुक ले लो, कोई किसी भी लेवल की ले लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ले लो उर्दू का, लेकिन मजमून की लेनी है, उर्दू ग्रामर लेनी है, उसके अंदर मजमून लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर अशार आप लोगों को मिल जाएंगे, हर तरह के अशार लिखे होते हैं क्योंकि मजमून उन्होंने लिखा होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने एक इस्लामियत की किताब उठानी है। इस्लामियत की किताब एक बहुत ही अच्छी है, मैंने करी थी उसको, वो है CSS की थी, लेकिन मुझे अब नाम नहीं याद वो किस राइटर की थी। उसने ना अशार बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उसके अंदर, उस CSP ने उसमें अशार लिख के उसने अपनी बुक लिखी हुई है और बहुत अच्छी से डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये मैं देख लेती हूँ किसी का कोई सवाल आया नहीं, किसी का कुछ भी नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ थी, ठीक है। आप लोग इस्लामियत की बुक में से अशार निकालने शुरू करो, क्योंकि आपने इक़्तिदार आला लिखना है, मुस्लिम मुफ़क्किरीन लिखना है, कौमी यकजहती लिखनी है, आपने 2 कौमी नज़रिया लिखना है। पाकिस्तान के शिमला वफद पे भी आपको अशार मिल जाएंगे, लखनऊ पैक्ट पे भी आपको अशार मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों पे अशार मिलेंगे, पाकिस्तान की आज़ादी पे आप लोगों को अशार मिलेंगे, कायद-ए-आज़म की 14 नकात पर भी अशार हैं, शुद्धि मूवमेंट पे भी अशार मौजूद है। उधर बंदे मातरम का एक तराना है वहाँ का इंडिया का, जो कि उस वक्त पढ़ के सुनाया जाता था, आपको उस पर भी अशार मिलेंगे। बहुत सारी जगहों पे आपको अशार मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ग्राफ्स बनाएं, मैप्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट करें, अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट करें। अगर आप परफेक्ट अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न के साथ होगा। फर्स्ट डिवीज़न के साथ आप लोगों ने पास करना है। जिनके मतलब 200 नंबर आते हैं, 200 250 नंबर आते हैं, 270 नंबर आते हैं, वो थोड़ी टेक्निक्स ना पेपर में डिज़ाइनिंग करें। मैं ये नहीं कहती कि पेपर में डिज़ाइनिंग करके आओ, नहीं करके आओ, सर्कल ना बना के आओ, लेकिन अशार तो याद हो सकते हैं ना, आयात हदीसें तो याद हो सकते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लिख के आ सकते हो ना। नहीं लिखने अशार ना लिखो, आयात नहीं लिखनी ना लिखो, हदीसें नहीं लिखनी ना लिखो, लेकिन पेपर को आउटलाइन तो दे सकते हो ना, पेपर को अंडरलाइन तो कर सकते हो ना, पेपर के साइड पे लाइंस तो लगा सकते हो ना। पेपर का जो लिखना है तो वो एक सीक्वेंस में तो लिख सकते हो ना। ये तो नहीं कि एक लाइन यहाँ से शुरू करो, अगली लाइन यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तरतीब में तो आप लोग लिख सकते हो ना। पेपर को खूबसूरती से लिख लो, बेशक सिंपल लिख कर आओ, बेशक सिंपल लिख के आओ। कभी कहते हैं कि 10,000 का सूट पहन लो और कभी 200 रुपये का सूट पहन लो। 200 का सूट मैं उसलिए कहूँगी कि जो कट पीस में मिलता है। 500 का सूट पहन लो या आप 10,000 का सूट पहन लो, आपका पर्सनैलिटी उस 500 वाले की ज़्यादा होगी और 10,000 वाले की नहीं होती। याद रखना, सिंपल भी लिख कर आओगे ना, सिंपल की भी खूबसूरती होती है। ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन रखें, सिंपल लिखें, खूबसूरती से लिखें और लाइंस में लिखें। लाइंस एक तरतीब होती है। अगर आपने मैं 2 फिंगर्स का फासला रखती हूँ पेज के साइड से, कहाँ से, ये आपका ये जो पेज होता है ना, मैं यहाँ से ये दो फिंगर का फासला रखती हूँ, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं लगानी, इधर लाइन लगानी है, तो ये 2 फिंगर का फासला लिखती हूँ ना, यहाँ से लाभ शुरू किया ना, सेम लिखती हूँ। और अगर दरमियान में कोई कोटेशन लिखनी है ना तो वो सेम लिखती हूँ, उसके अलावा नहीं लिखती, ठीक है। तो सेम भी लिखनी है ना तो आपने थोड़ी डिज़ाइनिंग करके लिखनी है। कम से कम अपनी लिखने की स्किल तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना आप। ना डिज़ाइनिंग करें बॉयज़, ना सर्कल बनाएं, ना कोई मैप बनाएं, ना कोई पैराग्राफ लिखें, ना चार्ट्स बनाओ, ना अशार लिखो, ना हदीस लिखो। साइमा नहीं कहती है आपको, सिमी नहीं कहती किसी की भी, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो ना, जो आप पढ़ रहे हो, कम से कम वो अच्छा डिलीवर करके आ जाओ। आप लेक्चर बहुत अच्छा दे सकते हो, मैं मानती हूँ, क्योंकि एक टीचर लेक्चर बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है ना तो उसकी राइटिंग भी ख़राब होती है। बोर्ड के ऊपर वो बाकायदा लिखने की प्रैक्टिस करता है, बोर्ड के ऊपर, हम वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो इस पर बड़ा ध्यान किया जाता है कि आपने अपना जो ये वाइट बोर्ड है ना, इसको बड़ा खूबसूरत बनाना है, अपने डेट भी बड़ी अच्छी लिखनी है, आपने इसका क्लास का जो सामने क्लास का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं और तादाद लिखते हैं, ये सारा कुछ। और जब आप लेक्चर डिलीवर करते हो तो दरमियान में आप जो टॉपिक का नाम लिखते हो वो भी बड़ा अच्छा लिखते हो, और जब आप नंबरिंग करते हो तो वो भी बड़ी अच्छी लिखते हो। इवन के बोर्ड के ऊपर भी प्रेजेंटेशन देना आपको सिखाई जाती है जब टीचर होते हो। ठीक है,
मार्जिन लाइन का थोड़ा मिस हो गया, वो काइंडली रिपीट कर दें। नहीं, दोनों साइड पे नहीं लगानी बेटा, सिर्फ एक साइड पे लगानी है, वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, ठीक है। मार्जिन लाइन चेक कर लो। मार्जिन लाइंस का ये था कि मार्जिन लाइन सिर्फ एक साइड पे लगानी है आप लोगों ने, ये एक साइड पे लगानी है सिर्फ। मार्जिन लाइन सिर्फ एक साइड पे लगानी है। ये देखें मेरी सिर्फ एक साइड पर लगी हुई है, दूसरी साइड पे नहीं लगी हुई, सिर्फ एक साइड पर लगानी है। इसके अलावा आप लोगों ने खैर ये अगर इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है बेटा मेरे नाम, एक तो ना क्योंकि मैं किसी से ये आ गया, सॉरी। एक तो ये पेज आप लोगों के सामने होगा, पहला पेज, ठीक है। आपने इस तरह साइड पे सिर्फ एक सिंगल साइड पे लाइन लगानी है, एक साइड पे लगानी है, लेफ्ट साइड पे जहाँ पर आपकी होगी। दूसरा, आप जब आप पेज खोलोगे तो आपकी लाइंस इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह इस साइड पे जहाँ पे आपकी कंबाइंड आप पिनअप करते हो ना अपना दस्ता, आपने उस साइड पे यहाँ पर लाइंस लगेगी, ठीक है। दूसरी लाइंस लगेगी तो साथ ही आप देखो कि अगले पेज की लाइन कहाँ लगेगी, अगले पेज की लाइन आपकी यहाँ लगेगी, ठीक है। एक तरफ शुरू करोगे तो लाइन के साथ शुरू करोगे, दूसरी तरफ शुरू करोगे तो विदाउट लाइन शुरू करोगे, ठीक है। आपका ये कंसेप्ट है लाइंस के हवाले से, ये देख लें कि लाइंस इस तरह लगती हैं पेपर के अंदर, क्योंकि कुछ लोग एक इधर लगा देते हैं, एक इस साइड पे लगा देते हैं, दूसरी वाली साइड पे। मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि एक तो इधर लगा देते हैं लाइंस, एक तो लाइंस इधर लगा देते हैं, दूसरी लाइन वो इधर लगा के आते हैं, ठीक है। वो इधर लगाते हैं तो मैं यहाँ से ये शुरू कर दिया, ये मैंने लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं इस तरह लिखूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों का गलत कंसेप्ट है, आप लोगों ने लाइंस इधर लगानी है, ठीक है। ये जो लाइंस लगी हुई है ना आपकी, ये रोंग लगी हुई है, आप लोगों ने इस साइड पे लाइन नहीं लगानी, क्योंकि जब आप पेज पलटोगे ना, ये आपकी साइड, ये जब आप पेज पलटोगे ना तो आपकी लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, वो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी, ठीक है। जब आपके पेज पे इधर लाइन का निशान आ रहे होंगे ना तो आपकी राइटिंग बहुत बुरी बन जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी चीज़ को अच्छी रखने के लिए, अपने पेपर की खूबसूरती अच्छे लगना है, जब आप पेपर में, आप घर में बैठ के भी देखो, अगर आप इधर लाइन लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली उसके निशान इधर आएंगे, ठीक है। आपका इधर लाइन लगेगी तो निशान अगले पेज पे इधर आएंगे, तो आप लोगों ने फिर इधर ही लाइन लगानी है आप लोगों ने, क्योंकि लाइन के निशान ऑटोमेटिकली इधर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा देखा है। ये क्लास ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये मेरी बात सुनी है, समझी है, देखी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेन जो चीज़ थी रिकॉर्डिंग इधर की थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, समझा और मेरे लेक्चर को देखा, पसंद किया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।